जय हिंद दोस्तों। जिज्ञासा द क्वेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। यहाँ हम आपको करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी देते हैं और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराया जाता है ताकि दोनों माध्यम से तैयारी करने वाले छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करने के पहले आज का एक सुविचार। यह संत तिरुवल्लुवर जो कि तमिलनाडु के एक सुप्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने तिरुकुराल ग्रंथ की भी रचना की है। उनका कहना यह है कि आलस्य में दरिद्रता बसती है और जो व्यक्ति आलस्य नहीं करते हैं उनकी मेहनत में लक्ष्मी का वास होता है। और वास्तविक में जो भी सफल हुए हैं, अगर आप उनकी जीवनी देखें तो एक चीज़ सब में कॉमन रहेगी कि वे आलसी नहीं थे। वे अपने लक्ष्य को निर्धारित उन्होंने किया और वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर चल पड़े। और दोस्तों, आप देखते भी होंगे जैसे आप सुबह में उठते हैं तो कई लोग को उठने का मन नहीं करता, आलस होती है। और जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं अभी उठ जाना है, तो बस क्षण भर का जो डिसीजन होता है कि नहीं हमें ये काम कर लेना है, वही समझिए सफलता की कुंजी है। तो आलस छोड़िए और अपने लक्ष्य पे लग जाइए। चलिए शुरू। टोक्यो ओलंपिक गेम अभी हाल में संपन्न हुए हैं और ये 32वां ओलंपिक खेल था और ये 2020 इसको कहा जा रहा है, लेकिन ये 2021 में संपन्न हुआ। लेकिन कोरोना के कारण ईयर लैप्स ना हो इसलिए इसे 2020 ही माना जा रहा है। इसमें जो मुख्य टीमें जो पहले 4 स्थानों पर रही हैं वे हैं: प्रथम स्थान यूएसए का रहा। यूएसए ने 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक, 33 कांस्य पदक मिलाकर 113 पदक जीते। द्वितीय स्थान चीन का रहा। चीन ने 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य और कुल मिलाकर 88 पदक जीते। तृतीय स्थान पर जापान रहा। जापान ने 27 स्वर्ण, 14 रजत, 17 कांस्य, कुल मिलाकर 58 पदक जीते। चतुर्थ स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा। ग्रेट ब्रिटेन ने 22 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक और 22 कांस्य पदक और कुल मिलाकर 65 पदक जीते। और भारत का स्थान 48वां रहा। भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक और कुल मिलाकर 7 पदक जीते। नेक्स्ट, इस टूर्नामेंट की शुरुआत 23 जुलाई 2021 ईस्वी को हुई और इस टूर्नामेंट का समापन 8 अगस्त 2021 ईस्वी को हुआ। और इसमें कुल 205 देशों ने हिस्सा लिया और इसमें 13 सदस्यीय एक EOR टीम भी थी जो शरणार्थियों की टीम बनाई गई थी, जो रिफ्यूजीज़ हैं विश्व के अनेक देशों में जो रह रहे हैं। और इसमें कुल 13 देशों के 56 एथलीट्स ने EOR टीम के अंतर्गत हिस्सा लिया। और यह नाम सुनकर आपको एक ROC की भी याद आ गई होगी कि रूस की जगह इस बार ROC रशियन ओलंपिक कमेटी की टीम शामिल हुई थी, क्योंकि रूस को अपना नाम यूज करने से मना कर दिया गया था। डोपिंग विवाद में पूरे देश पर ही उंगली उठी थी, जिसके कारण रूस को उसका नाम यूज करने में के लिए मनाही कर दी गई थी। और इसमें भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या 11,656 थी और इसमें कुल 33 खेलों के 339 स्पर्धाएं हुई। इस ओलंपिक खेलों का उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो ने किया और ओलंपिक मशाल को नाओमी ओसाका ने उसकी इनलाइटनिंग की, जो वहाँ पर मशाल प्रज्वलित किया जाता है। और यह जापानी महिला टेनिस प्लेयर हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट, ओलंपिक मशाल प्रयोगकर्ता नाओमी ओसाका थी, जैसा कि हमने पहले बताया आपको। और टोक्यो ओलंपिक का जो मैस्कॉट था, जो सिंबल था, वो मेरे तोवा था, जो ब्लैक कलर से बनाया गया है और जिसकी आंखें ब्लू हैं। और ये एक जापान का एनिमे या कह लें कार्टून कैरेक्टर है और इसके डिज़ाइनर हैं रियो टैनिग्यूची, जो कि एक जापानीज हैं। और ये जो मैस्कॉट जो है, इसके बाद जो पैरालंपिक गेम होगा, क्योंकि आपको पता है हर ओलंपिक के बाद एक जो दिव्यांग होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग होते हैं, उनके लिए भी एक ओलंपिक गेम होता है जिसे पैरालंपिक नाम दिया जाता है। उसका जो मैस्कॉट है उसका नाम सोमैटी दिया गया है। ये भी एक एनिमे या कह लें कार्टून कैरेक्टर है और ये इसे पिंक कलर का बनाया गया है। ओलंपिक खेलों का अगर हम इतिहास देख लें तो 2016 में रियो दी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील की एक सिटी है, वहाँ पर 2016 में जो पिछला ओलंपिक खेला गया था। और ओलंपिक का जो अगला जो अभी इवेंट होने वाला है 2024 में, यह पेरिस में होगा, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और जो 2028 का ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस, जो कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे 2028 का ओलंपिक प्रस्तावित है। नेक्स्ट,
ओलंपिक की ही अभी बात करते हैं। तो भारत का जहाँ तक बात है, तो भारत में जैसा कि आपको पता है कि एकमात्र गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया जैवलिन थ्रो में। इन्होंने 7 अगस्त को 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 121 वर्षों के बाद एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है। जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ में देखा भी होगा कि मिल्खा सिंह जी की एक हार्दिक इच्छा थी, हालांकि वो तो हमारे बीच नहीं रहे, कि भारत एथलेटिक्स में एक गोल्ड पदक जीते, और नीरज चोपड़ा ने उनकी इस हार्दिक इच्छा को पूरा किया और उन्होंने अपना मेडल भी उन्हीं को समर्पित किया। तो यह काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी इंडिया के लिए। और अगर इसके बारे में देखें कि इसके पहले 1900 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जब इंडिया था, तो भारत ने 2 रजत पदक जीते थे एथलेटिक्स में, लेकिन वो एक ब्रिटिश इंडियन नॉर्मन प्रिटचार्ड ने जीता था, और वो एक रनर थे। और उन्होंने 200 मीटर रिले दौड़ और 200 मीटर बाधा दौड़, जिसे हर्डल रन भी कहते हैं, में दोनों रजत पदक जीते थे, और वो एशिया के पहले ओलंपिक मेडल विजेता बने थे, और बाद में वे ब्रिटेन और हॉलीवुड के एक्टर भी बने थे। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत के तरफ से जो कुल 7 मेडल्स जीते गए हैं उनके बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। तो नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में एक गोल्ड जीता, मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में एक सिल्वर मेडल जीता, रवि दहिया ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य जीता, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य जीता, लवलीना बोरगोहान ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता, और इंडियन हॉकी टीम ने पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता। इस प्रकार भारत ने कुल मिलाकर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 7 पदक जीते हैं। और इस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी जो हैं वो हैं एम्मा मैक्योन। ये एक स्विमिंग खिलाड़ी हैं और ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, और इस बार इन्होंने 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं दूसरी न्यूज़ पे। रूस में एक बार फिर कोरोना वायरस का कहर बढ़ गया है, और कोरोना का जो नया वेरिएंट है, गामा वेरिएंट, आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो भारत में दूसरी लहर आई थी उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट को बहुत बड़ा जिम्मेदार माना गया था, लेकिन यह एक दूसरा वेरिएंट है, गामा वेरिएंट, और यह ब्राज़ील से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और इसने ब्राज़ील के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, और रूस में एक दिन में लगभग 800 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। गौरतलब है कि रूस में जो वैक्सीन दिए जा रहे हैं, आपको पता है वहाँ पर स्पुतनिक वैक्सीन विकसित की गई है। स्पुतनिक की जो पहले वाली जो स्पुतनिक वी डोज थी, और उसके बाद एक और स्पुतनिक की नई डोज आई थी जिसको सिंगल डोज रिकमेंड किया जा रहा था, वो दिया जा रहा था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अभी 20% लोग ही हैं जिनको दोनों खुराक लगी हैं वैक्सीन की वहाँ पे। और ये जो कोरोना का गामा वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट के बाद कई देशों में अपना कहर बरपा रहा है, और भारत में भी महाराष्ट्र वगैरह साउथ में गामा वेरिएंट के कुछ केसेस देखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ट्यूनीशिया इत्यादि देशों में भी कोरोना अभी काफ़ी कहर बरपा रहा है। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान में तालिबान का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आप हर रोज़ न्यूज़ में सुनते रहते होंगे इनके बारे में कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के नए नए शहरों पर अपना कब्जा कर लिया है, और माना जा रहा है कि अब तक 2/3 अफ़गानिस्तान के हिस्सों पर तालिबान ने अपने पैर पसार लिए हैं, और तालिबान ने दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी अफ़गानिस्तान के बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया है। और इन्होंने अभी हाल में कंधार के जेल को अपने कब्जे में लेकर वहाँ जितने कैदी थे, जो पिछली सरकार और अमेरिका के लीडरशिप के में जो फ़ौज थी, नाटो की फ़ौज थी, उन्होंने कैदियों को वहाँ पे रखा हुआ था, उन सबको तालिबान ने मुक्त कर दिया। और कंधार के पास जो पुलिस मुख्यालय है उस पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, और जहाँ पर ये कब्जा कर रहे हैं वहाँ से सेना के लोग या तो आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं या वो अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जा रहे हैं। और अभी हाल में अफ़गानिस्तान के एक बड़े शहर लश्करगाह में भी इन्होंने आत्मघाती विस्फोट करके वहाँ के सेना को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। और इसके साथ ही उन्होंने उत्तरी अफ़गानिस्तान के शहर कुंदूज़ के भी कई भागों पर अपना कब्जा कर लिया, और इसी प्रकार इन्होंने पश्चिमी शरफ फराह पर भी
कब्जा कर लिया और दक्षिणी शहर गजनी पर भी अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार उन्होंने 15 शहरों पर अपना कब्जा कर लिया है, जो कि काफ़ी स्थिति जो है चिंताजनक अभी मानी जा रही है। नेक्स्ट, सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 9 देशों के नागरिकों को सऊदी अरब में हज उम्रा के लिए वीज़ा देने से मना कर दिया है। आप सभी को पता है कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम देश हैं, वहाँ से लोग हज उम्रा करने के लिए जाते हैं। और इसमें जो कारण बताया जा रहा है उसके पीछे कोरोना वैक्सीन है। सऊदी अरब का कहना है कि जिन देशों के नागरिकों ने चीनी वैक्सीन ली है, आपको पता है चीन ने 2 वैक्सीन डेवलप किए हैं, सिनोवैक और सिनोफार्म। तो इसका कहना है कि जिन देशों के नागरिकों ने चाइनीज वैक्सीन को लगाया है उसको सऊदी अरब मान्यता नहीं देगा, और अगर जिन्होंने इन वैक्सीनों को लगाया है उसको सऊदी अरब द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीनों का बूस्टर डोज भी लगवाना पड़ेगा। तो सऊदी अरब ने 4 वैक्सीनों को मान्यता प्रदान की है, और ये 4 वैक्सीन हैं आपके ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइज़र, बायोएनटेक, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। इन्हीं कंपनियों की वैक्सीन के बूस्टर डोज लगवाने पड़ेंगे, और जो ये बूस्टर डोज लगवाएंगे उन्हीं को हज उम्रा के लिए इजाज़त दी जाएगी। नेक्स्ट, भारत ने जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च के बाद इसरो के पास चंद्रमा के विषय में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। इसमें हालांकि लैंडर विक्रम जो कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता प्राप्त नहीं की थी, जिसके कारण यह मिशन फेल कर गया था। और आपको याद होगा इसके साथ एक रोवर भी अटैच्ड था जिसका नाम था प्रज्ञान। इसमें 6 पहिए थे और इसका काम था कि जब वो विक्रम लैंडर लैंड कर जाए सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, तो प्रज्ञान को निकल करके चंद्रमा के सतह पे विचरण करना था और चंद्रमा के फोटोग्राफ्स वगैरह भेजने थे इसरो को। लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाया, सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाया और अपने दिशा से भटक गया विक्रम लैंडर। लेकिन यह जो मिशन है इसको पूरी तरह असफल भी नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि चंद्रयान 2 में जो उपकरण लगे हुए हैं, जिसमें कि इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जिसको IIRS है, उसके द्वारा चंद्रमा की 29 डिग्री उत्तरी और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में व्यापक जलयोजन और अमिश्रित हाइड्रोक्सिल और पानी जो कि H2O है के अणुओं के स्पष्ट मौजूदगी का पता चला है, जिससे कि यह मालूम चलता है कि चंद्रमा पर पानी की संभावना हो सकती है। हालांकि इसके पहले भी इसरो ने कुछ इसके बारे में बताया था, लेकिन अभी हाल में इसरो ने जो अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया है उसमें इस पर बहुत ठोस जानकारी दी गई है। और इससे चंद्रमा के प्लैंजियोक्लैंस जो जो चट्टानें हैं, जो कि चंद्रमा के अंधेरे पार्ट में हैं। हालांकि आपको पता है कि अर्थ से हम चंद्रमा का केवल एक हिस्सा देख पाते हैं और चंद्रमा का पिछला हिस्सा हम कभी नहीं देख पाते हैं, जो जहाँ पर अंधेरा रहता है। तो इस जो चंद्रमा के अंधेरे समतल भूमि की तुलना में हाइड्रोक्सिल जो है OH वो ज़्यादा है और यहाँ पर संभवतः H2O यानी जल की उपलब्धता हो सकती है। अब ये कितनी है वो तो रिसर्च का विषय है, लेकिन हाँ ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ जल के कण मौजूद हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के वेलकम कैंसर इंस्टीट्यूट तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने कैंसर के ट्यूमर को बनाने और बढ़ाने वाली एक प्रोटीन की खोज की है। ऐसा उनका मानना है कि जो हमारे नॉर्मल टिश्यूज़ हैं, सामान्य ऊतक हैं, उसको ये जो हैं कैंसर के ऊतकों में परिवर्तित कर देते हैं। यह खबर हाल में ही अभी मॉलिक्यूलर सेल जर्नल में प्रकाशित हुई है। ये जो प्रोटीन है इसका नाम इन्होंने METTL1 दिया है, और इन्होंने जो RNA मॉडिफाइंग तकनीक से एक दवा भी विकसित की है और इसके द्वारा होने वाले कैंसर का इलाज भी किया है। और ऐसा इनका मानना है कि इसके द्वारा इसका इलाज संभव हो सकता है, और यह परीक्षण इन्होंने चूहों पर किया है। ये जो कैंसर है ये मस्तिष्क, ब्लड सेल यानी रक्त, अग्नाशय यानी पैंक्रियास तथा स्किन त्वचा को बहुत तेज़ी से अपने चपेट में ले लेता है और इसको कैंसर ग्रस्त कर देता है। जो इसमें शोधकर्ता हैं प्रमुख वो हैं इट्जेल लेपिस, और इन्होंने अपने साथियों के साथ मिल करके इस पर रिसर्च किया है। नेक्स्ट, भारत के मध्य प्रदेश प्रांत का शहर इंदौर अभी चर्चा में है। इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है। इंदौर के पास पहले भी सबसे स्वच्छ शहर होने का रिकॉर्ड भी है। इसके लिए 84 शहरों ने अपना आवेदन दिया था, जिसमें सिर्फ 33 शहरों को जमीन सर्वेक्षण के लायक पाया गया है।
वाटर प्लस कैटेगरी के अंतर्गत ODF प्लस, ODF डबल प्लस और वाटर प्लस की श्रेणियाँ दी जाती हैं। वाटर प्लस का प्रमाण पत्र उन शहरों को दिया जाता है जो ODF डबल प्लस के सभी मानकों को हासिल कर लेते हैं। इसमें जलमल का शुद्धिकरण, पुनर्नवीकरण और पुनर्प्रयोग शामिल किया जाता है, जिसको कि रिसाइकलिंग कहते हैं, कि पानी बर्बाद ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीयूज किया जा सके। तो इसमें इंदौर को वाटर प्लस सिटी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, यूरोप के देश ग्रीस के जंगलों में घातक अग्निकांड हुआ है। यहाँ के एविया द्वीप में जंगल में बहुत तेज़ी से आग फैली है, जिसके कारण प्रभावित होकर 2000 से अधिक लोग द्वीप को छोड़कर किसी अन्य भूभाग में शरण ले ली है। ग्रीस विगत वर्षों से यूरोप के अन्य दक्षिणी देशों की तरह भीषण गर्मी का सामना कर रहा है, जहां तापमान 45 डिग्री, जो फ़ारेनहाइट में 113 डिग्री है, तक बढ़ गया है और जिसके कारण वहां के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। साथ साथ जंगलों में अचानक ही आग लग जाने की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। इसी प्रकार की समस्या अभी हाल में तुर्की में भी हुई थी। हालांकि तुर्की में अभी भी आगजनी जंगलों में चल रही है। तुर्की में करीब 253 स्थानों पर आग लगी थी, जिसमें अभी वर्तमान में भी 5 जगह पर आग लगी हुई है। यूरोपियन यूनियन ने ग्रीस में अपने 9 विमान, 200 सुरक्षा वाहन और 1000 से ज़्यादा अग्निशामक वाहन तैनात किए हैं, जिससे कि वे वहाँ पर जंगल की आग पर नियंत्रण पा सकें। नेक्स्ट, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को अभी हाल में अपने एक मिशन में नाकामयाबी हाथ लगी है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने पहली बार मंगल ग्रह की सतह से मिट्टी के सैंपल को इकट्ठी करने की एक नाकाम कोशिश की। पहले ये लगा कि रोवर ने ड्रिल करके मिट्टी को सतह से निकाल लिया है, पर अंततोगत्वा यह प्रयास असफल रहा। परसिवरेंस रोवर जो है वो मार्च 2020 मिशन का एक हिस्सा है। यह स्पेस मिशन 30 जुलाई 2020 को एटलस 541 AV088 रॉकेट के द्वारा केप कैनरवेल SLC-41 प्रक्षेपण केंद्र द्वारा स्पेस में भेजा गया था। और यह नासा का एक बहुत वैज्ञानिक आपका स्पेस अभियान माना जा रहा है, जिससे में कि वह मार्स पर आगे जो मानव की जो बसावट होगी, मानव बस्तियां बसाने का जो उसका प्लान है, उसके बारे में अध्ययन करने की योजना है, जिसके तहत इस बार उसने मार्स से मिट्टी को अर्थ पर ले आने की कोशिश की, जो कि अंततोगत्वा नाकाम रही। नेक्स्ट, भारत ने अपना क्रूज मिसाइल निर्भय का परीक्षण सफलतापूर्वक उड़ीसा के चांदीपुर से किया है और यह परीक्षण 11 अगस्त की सुबह 9:55 पर किया गया। निर्भय क्रूज मिसाइल है, ये 1500 किलोमीटर की दूरी तक 0.7 से 0.9 मैक के स्पीड से वार कर सकता है, यानी कि यह 1111 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की रडार से बचते हुए अटैक करने में सक्षम है। इसका वजन 1500 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 6 मीटर है और यह परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसकी जो स्पीड है 0.7 से 0.9 मैक है और 1 मैक की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होती है। तो यह काफ़ी तेज़ क्रूज मिसाइल है और इसके बाद ही पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई करते हुए अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी को लॉन्च किया, जबकि यह बैलिस्टिक मिसाइल है और यह 290 किलोमीटर तक वार कर सकता है और यह सतह से सतह वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, यह था आज का करंट संबंधी जानकारी। आपसे यह निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और आप इसे अपने स्टडीज़ ग्रुप में, सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं और आप अगर हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, इसका स्वागत करेंगे हम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।